हेलो अंकल। घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुककर वेट कर लूं। मुझे लगता है मॉम जरूर शॉपिंग करने गई होंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था। और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मॉम। तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता। लेकिन वो देखने में कैसा लगता था? ये तो तुम बता ही सकते हो। हाँ, सोचने दो वो देखने में कैसा लगता था। उसकी आंखें। हाँ, कैसी थी? हाँ, वो उसकी नाक कैसी थी? हाँ, नाक। उसकी नाक थी। नोबिता, कई तरह की नाक होती है, छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी। जितना ज्यादा आप पूछेंगी उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। हाँ? अरे तुम उठ गए नोबिता। तुमने कुछ ड्रॉ किया? दिखाओ मुझे। नहीं, तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, मुझे दिखाओ तो। सच में? ये लो। तुम हंस रहे हो डोरेमोन? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है डोरेमोन। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ? मॉन्टेज बकेट। ये क्या है? हम इससे उस आदमी का चेहरा रिक्रिएट करेंगे। हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसमें चेहरे के अलग अलग हिस्से दिखेंगे नोबिता। उनकी मदद से तुम उसका चेहरा बना सकते हो। समझ गया। शुरुआत आँखों से करते हैं। उसकी आंखें ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें और आंखें दिखाता हूँ नोबिता। हाँ, उसकी आंखें ऐसी ही थी। अब तुम्हें उसके जैसी नाक पहचाननी है नोबिता। ओके। हाँ? ये उसकी नाक जैसी है। अब उसका मुंह ढूंढते हैं। हाँ, उसका मुंह ऐसा ही है। अब आईब्रोज। रुको डोरेमोन, ये वाली है। अब तुम्हें उसका हेयर स्टाइल और फेस की शेप पहचाननी है। ठीक है डोरेमोन। अगर शेप गलत हुई तो चेहरा बिल्कुल अलग दिखेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना नोबिता। डोरेमोन, उसका हेयर स्टाइल यही है। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को जोड़कर इनकी मदद से एक चेहरा बनाएंगे। तुम इस बकेट को अपने सिर में पहन लो नोबिता। क्या? लेकिन क्यों डोरेमोन? शांत हो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन ये क्या है डोरेमोन? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चेहरा बना रहा है। लगता है काम हो गया। ठीक है नोबिता, अब तुम बकेट हटा सकते हो। ओके। जरा देखो। हाँ डोरेमोन, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। चलो अब मॉम और डैड को भी दिखाते हैं। मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो अजीब बात है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो ऐसा ही दिखता था? वो ऐसा ही दिखता था, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं तो इससे आज से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था वो आपको अच्छी तरह जानता है डैड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं छोटी थी तो ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता हो। हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या करूँ? अब क्या करे डोरेमोन? अगर तुम बाहर घूमने जाओगे तो हो सकता है इस चेहरे को कोई पहचान ले नोबिता। वाह, ये आइडिया तो अच्छा है। नोबिता, हाँ? मैंने आज पहली बार तुम्हें किसी काम को इतनी मेहनत से करते हुए देखा है। गुड लक। कोई तो इस चेहरे को पहचानेगा ही। हाँ? अरे जियान और सुनियो। हाय। हाँ? अरे आप हमें जानते हैं? इन्हें थोड़ा परेशान करता हूँ। क्या तुम दोनों किसी नोबिता को जानते हो? हाँ, हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उसका अंकल हूँ। क्या तुम वही हो जो उसे परेशान करते रहते हो? नहीं, हम उसे परेशान नहीं करते। क्यों, है ना सुनियो? हम तो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। हाँ हाँ, वो हमारा अच्छा दोस्त है। झूठ मत बोलो। अगली बार तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भागो। वो दोनों डर गए। हेलो आंटी। क्या बात है? आप मुझे पहचानती हैं?
नहीं, मैं नहीं पहचानती। आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, तुम जाकर पुलिस से पूछो। ये चेहरा काफी जाना पहचाना है। हाँ, क्या सच में? हाँ, इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था। लेकिन कहाँ देखा था? मैंने शायद इसे पुलिस स्टेशन के सामने देखा था। क्या पुलिस स्टेशन के सामने? थैंक्स अंकल। अरे रुको, बड़ा अजीब आदमी था वो। हाँ, ये तो वही आदमी है, बिगी द रॉबर। अरे नहीं, ये तो 23 बार अरेस्ट हो चुका है। भागता हूँ, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। डोरेमोन, बचाओ मुझे। ये कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हें इस तरह से सड़क पर नहीं घूमना चाहिए बिगी। तुम्हारे नाम से तो अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। जल्दी चलो। मुझे छोड़ दो। अरे पता नहीं ये नोबिता भी कहाँ चला गया है। हाँ, अरे नहीं। मुझे नोबिता का चेहरा पहले जैसा करना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तुम यहाँ पर छिपकर क्यों बैठे हुए हो? बाहर निकलो। मुझे जल्दी से तुम्हारा चेहरा बदलना होगा, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। क्या तुम इससे मेरा चेहरा बदल दोगे? मैंने अभी तो तुम्हारा चेहरा बदला था, तुम्हें याद नहीं है नोबिता? ये तो बहुत अच्छी चीज है। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? बिगी, प्लीज तुम्हें अंदर आना ही होगा। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज बिगी, जल्दी अंदर चलो, जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए बिगी। बिगी अंदर जाने से मना कर रहा है। अरे अरे, ये क्या दो बिगी? समझ गया, तो तुमने इस गैजेट की मदद से अपने चेहरे को बदला है। जल्दी से हमें बताओ इसे कैसे यूज करते हैं। प्लीज मुझे और मत मारना, मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। ओके, सब कुछ सेट हो गया है। तुम्हारे बाद मैं इसे यूज करूंगा बिगी, ठीक है ना? अब जल्दी से इसे ऑन करो। ठीक है बिगी, मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ। क्या अभी तक नहीं हुआ? जल्दी मत करो, अपने चेहरे को हैंडसम बनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। डोरेमोन, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ, मुझे लगता है हो गया है। मैं हैंडसम लग रहा हूँ इसलिए हैरान हो गए। जरा इसमें अपना चेहरा देखो। ये सब क्या हो गया? तुमने मेरे चेहरे को क्या कर दिया? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। मैं आ गया नोबिता। डोरेमोन, अब मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे लगता है उसने गलत बटन प्रेस कर दिए नोबिता। हे नोबिता, चलो खेलने चलते हैं। क्या तुम्हारे अंकल वापस चले गए? हाँ, वो चले गए हैं। तुम अपने अंकल को बताओगे ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना नोबिता? हाँ नोबिता, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे लगता है इनको सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। चलो अब खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो हम सॉकर खेलते हैं। गुड आइडिया। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे डोरेमोन के रहस्यों के बारे में जो आपके दिमाग को घुमा देंगे। प्यारा नीला रोबोट डोरेमोन हमारा प्यारा नीला रोबोट बिल्ली हमेशा अपने जादू जैसे गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और मस्ती भरे पलों के साथ हमें हैरान करता है। क्लासेस तैयार रखो। लेकिन इस प्यारे से शो के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो सालों से फैंस को उलझा रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी पहन लो, डोराएमोन का सॉन्ग चेक कर लो और चलिए सुलझाते हैं डोरेमोन के कुछ अनोखे राज। ढेर सारे सवाल। पहला रहस्य, पॉकेट का असली मालिक कौन है? तो
बिना डोरेमोन की 4D पॉकेट से हमेशा नए नए गैजेट्स निकलते हैं। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉकेट वाकई में डोरेमोन की अपनी है? कम्युनिकेट करता है। मंगा के अनुसार ये पॉकेट डोरेमोन का एक हिस्सा है, जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि यह पॉकेट भविष्य की किसी गुप्त टेक्नोलॉजी कंपनी की संपत्ति है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। क्या आपको वो एपिसोड याद है जिसमें डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे भविष्य में मरम्मत के लिए जाना पड़ता है? करने वाला कौन? क्या डोरेमोन मरम्मत करने वाला कौन था? क्या कोई भविष्य की संस्था डोरेमोन के गैजेट्स पर नजर रखती है? क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है? और एक और बात, क्या डोरेमोन को हर गैजेट के इस्तेमाल की इजाजत लेनी पड़ती है? यूज करने की परमिशन उसे? ये पॉकेट जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। लिमिटेड है। दूसरा रहस्य नोबिता की डायरी का राज। इंस्ट्रक्शंस दे सकता हम सभी नोबिता को एक आलसी और लापरवाह लड़के के रूप में जानते हैं। डायरी में कुछ लिखता जो लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ नजर आता है। सवाल उठता है, उस डायरी में आखिर क्या है? बड़ा हिडन टैलेंट। क्या वह सिर्फ होमवर्क है या कुछ बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है? वो अपनी डायरी को छुपाने कुछ एपिसोड्स में नोबिता अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल बनता है। क्या उसमें भविष्य की यात्राओं का जिक्र है? डोरेमोन ने अपनी टाइम ट्रैवल फैंस का मानना है कि शायद डोरेमोन ने नोबिता से कहा हो कि वह अपने टाइम ट्रैवल के अनुभवों को डायरी में लिखे ताकि टाइमलाइन सुरक्षित रह सके। और सोचने वाली बात, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? क्या उसमें कोई सीक्रेट गैजेट प्रोटेक्शन है? क्या नोबिता इस डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई संकेत छुपा रहा है? एपिसोड में तीसरा रहस्य, सुनियो के गैजेट्स का राज। डोरेमोन को भी सुनियो हमेशा नए खिलौनों, गेम्स और हाईटेक गैजेट से सबको इम्प्रेस करता है। कभी कभी हाईटेक गैजेट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गैजेट सिर्फ पैसों से आते हैं या इनका कोई और सोर्स है? मंगा में बताया गया कि सुनियो का परिवार कि सुनियो का परिवार अमीर है। नोबिता की सिंप्लिसिटी। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं। फ्यूचर गार्डियन। याद है वो एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। डोरेमोन के गैजेट्स। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट। और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? गैजेट्स को सिर्फ क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? कभी गलत हाथों में क्यों नहीं? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। चौथा रहस्य, शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है। लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। क्या अगर शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? गार्डियन डोरेमोन से भी जैसे एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। सॉफ्ट साइड। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? फ्यूचर से कोई गैजेट। क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? सोचो। ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। क्या अगर पॉकेट असल में? पांचवा रहस्य, जियान का छुपा हुआ नरम दिल। जो टाइमलाइन। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। डोरेमोन को क्रिएट किया। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। ट्रैवल का कोर्स पढ़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। जितनी ही मैजिकल है, क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? करने का हिस्सा।
मशीन का हिडन क्या उसकी गाय की एक इमोशन कवर है? हमें पास्ट एंड फ्यूचर की सैर ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। क्या कुछ टाइम पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छिपा क्या है? सबसे ज्यादा मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है, फ्यूचर से आते हैं। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं और प्रेडिक्शंस। एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। क्या अगर टाइम क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? वीडियो की नोटिफिकेशन और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? क्या उसकी सिंगिंग? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। और चौथा रहस्य, शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। ये थी शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है। नोबिता की डायरी, टाइम मशीन, लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। नीचे कमेंट। क्या शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। फ्यूचर से आते हैं। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? ये वीडियो अच्छा लगा और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? हर नई वीडियो क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? दबाओ ताकि ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। गैजेट तुम्हारे सवाल। 5वां रहस्य, जियान का छुपा हुआ नरम दिल। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गाय की एक इमोशनल कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छिपा क्या? Language is one of the most revealing mirrors of our inner world, and in relationships it often speaks before actions do. The words a woman chooses are rarely random. They are deeply connected to how she feels, what she values, and whether she still sees herself fully committed to her partner. When we say that language is a window into loyalty, we mean that words reveal shifts in emotional presence long before those shifts are visible in behavior. A loyal partner speaks in ways that affirm connection, using inclusive phrases like we, expressing care through questions, and showing engagement with the other person's inner life. These verbal patterns signal that the bond still matters. But when loyalty begins to fade, language changes subtly. It might start with dismissive phrases such as, do whatever you want, which mask detachment rather than freedom. It might sound like indifference, silence, or a refusal to engage. These small shifts carry profound meaning, because they show that the relational investment is weakening. Words like these are not just expressions of frustration, they are markers of distance. A partner who still argues, who still seeks answers, is still engaged. But the moment words lose their curiosity, warmth, or even their bite, it suggests that the loyalty is not as strong as before. From an educational perspective, it is essential to understand that communication is never just about information. It is about connection. Paying attention to language allows us to detect early signals of disloyalty or disconnection, not so we can accuse, but so we can address what is happening beneath the surface. If we can hear words as reflections of deeper needs and emotions, then we can respond with awareness rather than surprise, preventing small fractures from becoming permanent breaks. Conflict and disconnection are often mistaken for the same thing, but in relationships they have very different meanings.
Conflict arises when two people still care enough to fight for their needs, to express their disappointments, or to push back against what feels unfair. It is uncomfortable, yes, but it reflects energy and engagement. In a strange way, conflict keeps the relationship alive because it shows that both partners are still invested in shaping the future together. Disconnection, however, is far more concerning. It shows up not in raised voices but in silence, indifference, or emotional withdrawal. A partner who says, "I don't care anymore," or "it doesn't matter to me," is not inviting dialogue. They are signaling that their interest in the outcome has diminished. This is not the heat of anger. It is the coldness of detachment. And when detachment sets in, loyalty begins to waver, because one no longer feels accountable to the relationship in the same way. Educationally, it is important to see that conflict can be constructive if it is managed with respect and curiosity. It creates opportunities to renegotiate boundaries, clarify expectations, and deepen understanding. Disconnection, by contrast, erodes intimacy because it closes the door on conversation altogether. Once a partner no longer sees the value in explaining, defending, or even disagreeing, the space between them grows. This distinction matters because many people fear conflict and mistake silence for peace. But silence can be the greatest warning sign of all. Recognizing whether your partner is still engaging in the struggle or whether they have emotionally checked out can help you respond wisely. Conflict can be repaired. Disconnection requires reawakening the very bond that once held you together. One of the most telling indicators of shifting loyalty is the way language moves from a shared identity to an individual one. In strong relationships, couples often use to describe their lives, "We decided, we're planning, we'll figure it out." This language reinforces a sense of togetherness, a mutual stake in both present and future. But when loyalty weakens, the language of "we" begins to fade, replaced by "I." She may start saying, "I need to do what's best for me," or "I'll think about my future," in ways that exclude the partner from the picture. These subtle shifts are not just changes in wording. They represent a change in perspective. Where once there was a sense of shared responsibility and partnership, now there is a growing focus on individual needs, often without consideration for how it affects the other. It is as if the bond that tied two people together is being quietly loosened, and the narrative of "our life" is transforming into "my life." From an educational standpoint, these linguistic cues are important to notice because they signal that emotional allegiance is moving away from the relationship. It does not mean that independence is wrong. Healthy partnerships allow for individuality. But when individuality begins to overshadow shared identity entirely, it may reflect emotional detachment or preparation for separation. The task then is to listen carefully to the way your partner frames her story. Is she still including you in her vision of tomorrow, or is she quietly writing you out of it? These distinctions in language provide an early opportunity to address disconnection before it becomes irreparable, offering a chance to restore the sense of "we" that sustains loyalty. Betrayal in relationships rarely arrives as a sudden event. It is usually the result of gradual erosion that goes unnoticed. At its core, betrayal is less about the final act and more about the series of small withdrawals, unmet needs, and unspoken resentments that accumulate over time. When a woman begins to feel that her emotional or relational needs are consistently overlooked, her sense of loyalty starts to weaken. She may still fulfill her roles outwardly, but inwardly she begins to disengage, seeking validation, understanding, or connection elsewhere, sometimes with another person, sometimes simply within herself. Psychologically, this process often begins with disappointment. A promise is broken, an expectation unmet, or a repeated hurt left unaddressed. At first, these moments may seem minor, but when they recur without acknowledgement, they create cracks in the foundation of trust. Over time, those cracks widen and the emotional safety of the relationship diminishes. What once felt like a secure partnership begins to feel unreliable, and this instability can pave the way for disloyalty. Another factor is the lack of communication. When grievances are not expressed, they do not disappear, they transform into quiet resentments. A woman who no longer feels heard may stop sharing altogether, turning inward or outward in search of someone who listens. This is why betrayal is often less about attraction to another person and more about the absence of connection at home. Educationally, it is crucial to understand betrayal not just as a moral failing but as a symptom of relational neglect. Recognizing the gradual shifts, disengagement, secrecy, or emotional withdrawal offers partners the chance to intervene before loyalty has dissolved. Betrayal is not inevitable, it is preventable when both people commit to addressing small fractures before they grow into irreversible breaks.
Awareness is one of the most powerful tools in maintaining relational health, yet it is often overlooked. Many partners notice the warning signs of fading loyalty only when the damage is already done. By paying attention to language, tone, and patterns of engagement, one can catch the subtle signals before they solidify into disconnection. The purpose of awareness is not to cultivate suspicion but to foster understanding. When a woman's words begin to reflect distance, whether through indifference, withdrawal, or a shift from wa to I, this is not only a warning sign but also an opportunity for intervention. Awareness means listening beyond the literal meaning of words and asking what they reveal emotionally. A phrase like, "do whatever you want," for instance, may sound permissive but often hides resignation or detachment. A comment such as, "I don't care anymore," signals not freedom but disinvestment. These cues invite reflection. What has changed in the relationship that she no longer feels engaged? Where has the bond weakened, and how can it be restored? Educationally, cultivating awareness requires curiosity rather than defensiveness. Instead of reacting with accusations, one can approach with openness. "I noticed you've been more distant lately. Can we talk about what's going on?" This approach validates the partner's experience and creates space for honesty. By recognizing early signals, couples can address unmet needs, reopen channels of communication, and re-establish intimacy before loyalty unravels completely. Awareness also demands self-reflection. It asks each partner to consider not only what the other is expressing but also how they themselves contribute to the dynamic. In this way, relational awareness becomes a shared responsibility. When embraced, it transforms potential crises into opportunities for growth, ensuring that loyalty is not taken for granted but continuously nurtured. A relationship rarely ends in one moment. It unravels through a series of small signals that often go unnoticed. Words, more than actions, reveal these shifts first. The way she speaks, the phrases she chooses, and the silences she leaves behind. They all carry meaning. Conflict may still hold the possibility of connection, but indifference signals detachment. The loss of "where" in favor of "I" tells us that the shared story is being rewritten. Betrayal does not appear overnight. It grows slowly out of unmet needs and unspoken resentments. And yet in all of this, there is an invitation, not to monitor with suspicion, but to listen with awareness. Loyalty is not a permanent state. It is something cultivated and maintained. When language changes, it offers us a chance to pause and ask, what is happening beneath the surface? What does this silence, this indifference, or this withdrawal reveal about the health of our bond? If we can respond with curiosity instead of defensiveness, with dialogue instead of denial, we give the relationship the chance to heal before it fractures. The conclusion, then, is not about fearing disloyalty but about recognizing that love and commitment thrive where there is attentiveness. If she says something that signals her loyalty is wavering, it is not just a warning sign, it is a mirror reflecting the state of the connection. The real question is not only whether she is still loyal to you, but also whether both of you are still loyal to the relationship you once chose together.